नमस्कार मित्रों, गुरुकुल के इस व्याख्यान सीरीज में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आप लोगों के सामने संस्कृत लिंग्विस्टिक्स की अपनी चर्चा आगे बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। और आज का अपना विषय है भाषा का स्वरूप एवं लक्षण, नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। मित्रों, यह तो परम सत्य है कि जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ, मनुष्य ने सांस ग्रहण करना प्रारंभ किया, उसके साथ ही उन्होंने अपने मुख से ध्वनियां निकालनी प्रारंभ की। यह भी आवश्यक है कि जब मनुष्य के मुख से प्रथम ध्वनि निकलती है तो उसमें कोई संकेत नहीं होता, उसका क्या अर्थ है हम उसे नहीं जानते। लेकिन क्रमशः सभ्यता के इसी क्रम में, सभ्यता के इसी चरण में हमने उन ध्वनियों की संकेतात्मकता को पकड़ने का प्रयास किया, और वही संकेतात्मकता का की जो पकड़ है वह कालांतर में आकर के जो पकड़ने वाला है श्रोता कहलाया, और जिनके मुख से ध्वनि निकलती है वह वक्ता कहलाया। अब रही बात इसी ध्वनि का जो सांकेतिक रूप है, जो प्रतीकात्मक रूप है, जो कूटात्मक रूप है, हमने उसे भाषा नाम दिया। हम बखूबी इस तथ्य को जानते हैं कि फेफड़ा, लंग्स सहित हमारे मुंह से बाहर तक जो निकलने की ध्वनि की प्रक्रिया है, वो ध्वनि डिफरेंट स्टॉप्स होते हुए, अर्थात विभिन्न चरणों से हमारे मुख के अंदर के विभिन्न अंगों से टकराता हुआ बाहर निकलता है। हम उन स्टॉप्स पे उन यंत्रों के माध्यम से, अपने मुख तंत्रिकाओं के माध्यम से हम उस ध्वनि को रोकते हैं और अपनी इच्छानुसार उन शब्दों को बाहर निकालते हैं। और वही शब्द संकेत रूप में जब दूसरे श्रोता के द्वारा, दूसरे मनुष्य के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो वह भाषा का हम उसे नाम देते हैं, भाषा का रूप देते हैं। इसीलिए हम पुनः यह बात कहें कि सभ्यता के जो प्रथम किरण है, यानी मनुष्य ने जब जन्म ग्रहण किया उसके बाद से ही उनके मुख विवार से ये ध्वनियां निकली, और उन्हीं ध्वनि की जो संकेतात्मकता है वह भाषा कहलाई। लेकिन यह तो एक तर्क रूप में है। हम इसको और अच्छी तरह से देखें कि यह भाषा हमारे मुंह से निकल करके अपनी यात्रा कैसे करती है। हम लोग बखूबी अपने जीवन में फ्लूट बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, जिनमें नॉट्स, डिफरेंट नॉट्स होते हैं, होल, छिद्र होता है। अगर उस छिद्र पे हम अपनी उंगली को नहीं रखते तो स्वाभाविक रूप में एक फ्लैट, एक बिना उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह की केवल ध्वनि निकलती है। लेकिन उन्हीं छिद्रों के ऊपर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी वांछा के अनुसार जब हम उंगलियों को अप्स एंड डाउन्स देते हैं, ऊपर और नीचे देते हैं, तो रिक्वायर्ड जो है वो ध्वनि निकलती है, वो अपेक्षित ध्वनि निकलती है, और तब जाके तदनुकूल हम स्वर रागिनी छेड़ लेते हैं। उसी प्रकार हम अपने लंग्स की पंपिंग करते हुए जब अपने मुख विवार से हम ध्वनियों को निकालते हैं तो कंठ या तालु या मूर्धा या दंत या नासिका या ओष्ठ, इन सारे की गतिविधियों से हम तदनुसार हम उन वर्णों, उन शब्दों, उन भाषाओं, उन वाक्यों का निर्माण कर लेते हैं। क स्वाभाविक रूप से कंठ ने हिट किया, लेकिन वही जब हम प कहते हैं तो वहां पर ओष्ठ की भूमिका आती है, जब हम ता कहते हैं तो वहां पर दंत्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये इस प्रकार से एक पूरा भाषा की प्रक्रिया है, जिसके अन्य विषयों को तो आगे व्याख्या में हम चर्चा में रखेंगे ही, लेकिन मूल विषय है अभी इस भाषा के स्वरूप को जानना। इसके साथ ही हमें यह भी जानना है कि ये जो भाषा शब्द है, भाषा इंग्लिश में जिसे हमने लैंग्वेज नाम दिया, तो हम लैंग्वेज के इतिहास को नहीं जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज जो है इंग्लिश शब्द है या फ्रेंच शब्द हो या लैटिन ग्रीक से निकला हो। लेकिन हमारा जो शब्द भाषा है, हमें यह सोचना है कि यह भाषा शब्द का प्रथम प्रयोग कब हमें प्राप्त होता है।
क्या वेद में भाषा शब्द का प्रयोग है, या ब्राह्मण, आरण्यक, वेदांत, उपनिषद आदि ग्रंथों में भाषा शब्द का प्रयोग है। तो इस स्थिति में ऐतिहासिक दृष्टि से भाषा शब्द का प्रथम प्रयोग कब प्राप्त होता है, यह अन्वेषण का विषय है। लेकिन पाणिनि ने संस्कृत, जो लौकिक संस्कृत है, उसके लिए जो नामकरण किया था, उस स्थल विशेष पर उन्होंने भाषा शब्द का प्रयोग किया है। और तदनुसार जो भाषा शब्द है वो भाष धातु से, जो भाषते आप लोग हम लोग जो पढ़ते हैं भाषते यानी बोलता है, उसी भाष धातु से यह भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। और तदनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि 6th सेंचुरी 7th सेंचुरी BC में यह भाषा शब्द ने अपनी सत्ता यथार्थ रूप में ग्रहण कर ली थी। अब प्रश्न आता है कि हम ये भाषा कहें कैसे। लेकिन मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने एक विशिष्ट प्रक्रिया जानी, एक विशिष्ट शब्द विन्यास को, एक पूरे भाषा विज्ञान के स्कोप, भाषा विज्ञान की एरिया, भाषा विज्ञान के प्रयोजन, इन सारे विषयों को जानते हुए हम लोगों ने भाषिक भूगोल की चर्चा की, हम लोगों ने लिपि विज्ञान की चर्चा की, हमने कोश विज्ञान की चर्चा की, प्रागैतिहासिक गवेषणा आदि की चर्चा की। अब उससे आगे अब हम मूल रूप से जानते हैं कि भाषा का एक जो यथार्थ, हम जिसे कहें लक्षण, हम वो कैसे समझें, उसे कैसे बनाएं। एक सामान्य लक्षण यदि हम बनाने की कोशिश करते हैं तो एक गार्डिनर हुए हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध यूरोपियन भाषा वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक सरल शब्द में एक लक्षण दिया कि द कॉमन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेज की जगह पर उन्होंने स्पीच शब्द प्रयोग किया है। तो द कॉमन डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अगर इसको हिंदी में इस प्रकार जाने कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए संकेत के व्यवहार को भाषा कहते हैं। अब रही बात जो मैंने शुरू में आपके सामने रखी और अभी भी उसकी व्याख्या कर रहा हूं कि अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरा एक अभिप्राय विशेष है, अगर किसी चीज का प्रतिपादन कर रहा हूं तो एक अभिप्राय विशेष है। इसी को बोलने में आपके सामने हमने विविध प्रकार के अपने आर्टिकुलेशन को यूज किया, जैसे अभिप्राय शब्द प्रयोग किया। तो ये जो होता है कि जब हम इस प्रकार के स्ट्रेस डाल करके या ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हुए जब हम आपके सामने कोई वस्तु, कोई विषय, कोई चिंतन अपनी ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो सामान्य रूप में उसको हम भाषा कह बैठते हैं। इसको यदि और सरल तरीके से जाने तो हम इस प्रकार इसे कह सकते हैं कि जिन ध्वनि समूहों के द्वारा, ध्वनि समूह अर्थात हम एक साथ जो कई सारी ध्वनियां हमारी निकलती है, उन ध्वनि समूहों के द्वारा, चाहे वो कंठ्य ध्वनि हो, चाहे वो तालव्य ध्वनि हो, चाहे वो दंत्य ध्वनि हो, चाहे वो आप मूर्धन्य ध्वनि हो, तो इस प्रकार ध्वनि समूह है। तो जिन ध्वनि समूहों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, विचार विनिमय, एक्सचेंज ऑफ थॉट, जो कम्युनिकेशन करता है, जो संप्रेषण करता है एक दूसरे के साथ समष्टि रूप में, उनको भाषा कहते हैं। समष्टि रूप अर्थात यूनिवर्सली, पूरे सार्वभौमिक रूप में हर व्यक्ति उसी को भाषा कहते हैं। और यहां पर इस भाषा का तात्पर्य यह नहीं है कि यह संस्कृत भाषा है या लैटिन भाषा है या ग्रीक भाषा है, बल्कि ध्वनि के डिफरेंट कोडिंग को हम अलग अलग भाषा के नाम से जानते हैं। अन्यथा भाषा पूरे विश्व में व्यवहार की दृष्टि से हम उसको एक ही कहेंगे, क्योंकि जो हमारा जो एफर्ट है उस भाषा को प्रस्तुत करने में, हम जिस प्रकार से इस अपने हृदय से, अपने उस फेफड़े से हम आपके सामने जो ध्वनि प्रकट करते हैं, वो सर्वत्र वही प्रक्रिया चलती है। इसलिए भाषा की समग्रता की दृष्टि से, मनुष्य के व्यवहार की दृष्टि से, मनुष्य के एफर्ट की दृष्टि से पूरे विश्व में भाषा का मतलब भाषा ही है। लेकिन उन्हीं ध्वनियों को अर्थात विभिन्न क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा प्रयोग, जो ध्वनि प्रयोग में लाई जाती है, उन ध्वनियों की जो संकेतात्मकता है वही अलग अलग भाषा का रूप हमारे सामने प्रकट करती है। अब यहां हम भाषा के प्राथमिक रूपों को जानने की कोशिश करते हैं। इसे केवल ये तर्कों के आधार पर हम इन रूप की चर्चा कर रहे हैं। इनिशियली
भाषा के दो रूप हैं। हम उसे दृश्य और अदृश्य कहते हैं। दृश्य और अदृश्य को भी समझें यह क्या है। यहाँ दृश्य से मतलब यह कतई नहीं है, विजिबल का मतलब यह नहीं है कि हम आंखों से उन भाषा को देखते हैं, बल्कि इसका अर्थ यह समझना चाहिए कि कर्णेंद्रिय से जिसे हम ग्रहण करते हैं, अर्थात वक्ता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का श्रवण करने के अंतर के बाद जब हम उसके निहितार्थ को जान लेते हैं तो वह भाषा दृश्य है। अन्यथा अदृश्य भाषा क्या होगी, अर्थात बोले जाने पर भी जिनके ध्वनि का संकेत हमें ग्रहण ना करे। और कदाचित इसी अदृश्य भाषा के लिए लोक व्यवहार में एक वाक्य प्रयोग, एक मुहावरा प्रयोग में लाया जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाए भैंस करे पगुराए। यानी जब कोई मनुष्य हमारे सामने बोलता है, हम केवल यह मात्र समझ पाते हैं कि वह कुछ बोल रहा है, उनके मुंह से कोई ध्वनि निकल रही है। और दूसरे शब्दों में मुंह से जो निकलने वाली जो वो ध्वनियां है, वो ध्वनियां हमारे आंख से विजिबल नहीं है, बल्कि हमारे उस कान से। तो जब तक कर्णेंद्रिय से वह ग्रहण नहीं होता निहितार्थ, तब तक हम उसे यह अदृश्य रूप कह सकते हैं। मित्रों, दूसरे शब्दों में यह कोई किसी भाषा वैज्ञानिक ने, किसी लिंग्विस्ट ने यह डिवीजन नहीं किया, बल्कि मैं आपके सामने इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए उस भाषा के रूप को आपको इस प्रकार से समझा रहा हूं कि जब भाषा ग्राह्य हो जाती है तब वह दृश्य है, जब तक भाषा ग्राह्य नहीं होती तब तक अदृश्य है। इसी तरह से इस भाषा के दो बड़े ही व्यापक रूप हमारे सामने आते हैं। एक अन्य प्रकार से हम इस भाषा के रूप को समझें, और वह व्यापक रूप क्या है, जिसमें एक हम कहते हैं संप्रेषणीय और दूसरा हम कहते हैं साहित्यिक, अर्थात कम्युनिकेटिव और लिटरली। अब ये सोचिए क्या होता है जब हम आम बोलचाल हर जगह, चौराहे पे, ट्रेन में, मेट्रो में, अपनी यात्रा में, कहीं भी गमन कर रहे हैं, कक्षा में, या जब कभी भी किसी जगह खड़े होकर के हम बात कर रहे होते हैं, बैठ करके बात कर रहे होते हैं, उस समय वो सामान्य हम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट मात्र करते हैं। इसलिए वह भाषा सरल होती है, वह भाषा सहज होती है, वह भाषा अनुगम्य होती है, और वह भाषा अवबोध्य होती है, इजी टू ग्रैस्प होती है वो भाषा। लेकिन उसी भाषा का प्रयोग जब साहित्य में होता है तो वह भाषा का वह रूप सर्वथा बदल जाता है। इसलिए हमने उसके दो रूप की बात की, क्योंकि वहां पर जो साहित्य में प्रयोग में आने जाने वाली भाषा है वो आवश्यक रूप से व्याकरण, अलंकार, कल्पना, अतिशयोक्ति, उपमा आदि इन सारी चीजों से वह भाषा मढ़ जाती है, गढ़ जाती है। और इसीलिए भाषा कभी कोई कठिन नहीं होती, लेकिन साहित्य में जब भाषा वह प्रयोग में ले आई जाती है तो साहित्य की भाषा कठिन हो जाती है, और तभी हम बड़े बड़े वाक्य और सुंदर सुंदर पद्य का हम अर्थ नहीं लगा पाते, क्योंकि उसके कठिन शब्दावली, उसके उसमें जो डाला गया जो अलंकार, जो कवि का चिंतन है, वह हमारे लिए ग्राह्य नहीं हो पाता। और तभी जब हम कहते हैं कि संस्कृत कठिन भाषा है, तो मित्रों, संस्कृत कठिन भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत के साहित्यों में प्रयोग में लाई जाने वाली जो संस्कृत भाषा है वो कठिन है। आम बोलचाल की जो भाषा जो है संस्कृत, और जिस प्रकार आप अन्य भाषाओं को सहजता से समझ लेते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा भी बोलचाल में अत्यंत सहज है, सरल है। इसलिए इसे कठिन नहीं कहना चाहिए। अस्तु, अवान्तर विषय था, लेकिन जो मूल मेरा जो फोकस है, जो जिस चीज पे मैं आपको केंद्रित करना चाह रहा हूं, वो भाषा के जो अन्य प्रकार से दो रूप प्राप्त होते हैं, वह है साहित्यिक और संप्रेषणीय। इसके बाद हम अब भाषा के अन्य प्रकार से जो उनके विविध बोली आदि के आधार पर जो भाषा के रूप हैं उनको समझते हैं। और इस क्रम में आप पाएंगे कि आपके सामने स्लाइड्स पे भी हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, जिसमें मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, उसमें आप देखेंगे कि तीन हमने बिंदु में रखा है। एक में मूल भाषा है, दूसरे में भाषा है, और तीसरे में प्रयोग में जो है आप उसे बोली कह लें, विभाषा कह लें,
उपभाषा कह लें या क्षेत्रीय भाषा कह लें, इस प्रकार की शब्दावली, यानी तीसरे प्रकार में 4 प्रकार नहीं है, प्रकार तो एक ही है लेकिन आप अलग अलग दृष्टि से प्रयोग करते हैं। आम बोलचाल में हम उसे बोली कह लेते हैं, लेकिन उसी का जब व्याकरण आदि में, भाषा विज्ञान में जब समीक्षक लोग प्रयोग करते हैं तो उसे विभाषा कह देते, उपभाषा कह देते। और बोली को ही अगर हम एक थोड़ा सा परिष्कृत रूप में प्रयोग में लाते हैं तो उसे क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। अस्तु, तीसरा बिंदु कतई 4 प्रकार के नहीं है बल्कि एक ही प्रकार के हैं। अब सबसे पहले समझे मूल भाषा। मित्रों, जिस प्रकार हम अपनी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति में मानव मात्र के मूल में मनु को देखने का प्रयास करते हैं, अर्थात हम कहते हैं कि हमारा जो मनुष्य जो है वो मनु से उत्पन्न है, उसी प्रकार जिस प्रकार हमने सारी मानवीय सभ्यता के मूल में किसी एक व्यक्ति को रखा, उसी प्रकार भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमें यह सोच बनानी पड़ेगी कि अति प्राचीन यानी पूर्व सर्वप्रथम जब मनुष्य ने बोली का प्रयोग किया होगा तो सबके लिए एक ही भाषा रही होगी, और वही क्षेत्रीय वितरण के आधार पर, क्षेत्रीय प्रव्रजन माइग्रेट करने के, माइग्रेशन के आधार पर उसी भाषा ने अपने स्वरूप को बदला और अलग अलग जगह पे लोग शिफ्ट होते चले गए, माइग्रेट होते चले गए, और तदनुसार उन भाषाओं ने अपना रूप ग्रहण किया। तो मूल भाषा और मूल भाषा से भाषा निकली। मूल भाषा से भाषा निकलने का तात्पर्य, जैसे मैंने अभी कहा, माइग्रेट करना। क्योंकि यही कारण है जब हम यहाँ खड़े होकर के बोलते हैं तो हमें कहना पड़ता है कि अरे अंग्रेजी के तो आधा से अधिक शब्द जो है वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं, या किसी अन्य भाषा में संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं। जर्मन तो संस्कृत के सर्वाधिक निकट है, फ्रेंच हो, स्पेन हो, पोर्चुगीज हो, यानी जिस किसी भी विदेशी भाषा का हम नामकरण करते हैं उसमें आवश्यक रूप से हम संस्कृत की शब्दावली को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही कारण है कि सबके मूल में एक भाषा रही होगी, ध्वनियां तो वही हैं, और अलग अलग भूगोल, देश, कोश, वातावरण, पर्यावरण, शीत, उष्ण आदि के प्रभाव के कारण हमारे जो वोकल कॉर्ड कहते हैं, हमारे जो मसल्स, फेशियल मसल्स होते हैं, उन सब के प्रभाव के कारण वो भाषा ने अपना अलग अलग रूप ग्रहण किया, और तदनुसार कोई संस्कृत भाषा कहलाई, कोई ग्रीक भाषा कहलाई, कोई लैटिन भाषा कहलाई। और इन भाषाओं ने अपना एक परिवार दिया, इन भाषाओं ने अपना एक पारिवारिक रूप ग्रहण किया, और तदनुसार ये अलग अलग भाषा बनती चली गई। तो हम कभी कह लेते हैं इंडो आर्यन यानी भारोपीय भाषा, तो इंडो ईरानियन लैंग्वेज, हिंद ईरानी भाषा कह लेते, वैदिक कह लेते, लौकिक कह लेते, पाली कह लेते, प्राकृत कह लेते, अपभ्रंश कह लेते, और आधुनिक आर्य भाषा तक की हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। तो ये दूसरी बिंदु जो है ये भाषा, इस प्रकार इसका विश्लेषण होगा। और तीसरा है बोली। मित्रों, बोली और भाषा को लेकर के बड़ा विमर्श है, और हर लोग अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या करते हैं। मैं भी अपने ढंग से इस बोली को समझने की कोशिश करता हूं। हम इसे क्षेत्रीय मात्र कह करके, किसी क्षेत्रीय भाषा मात्र कह करके किसी भाषा को हम बोली नहीं कह सकते, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो मराठी हो, बंगाली हो, असमीज हो, या आप उड़िया हो, या आप राजस्थानी कह लें, आप और इसी तरह से आप पंजाबी भाषा कह लें, गुजराती भाषा कह लें, तमिल, तेलुगु आदि कह लें, है तो ये सारी क्षेत्रीय भाषा, क्योंकि एक खास क्षेत्र में यह भाषा बोली बात जाती है। तो तदनुसार यह भाषा बोली नहीं कहलाएगी, बल्कि मैं व्यापक रूप से ऐसा मानता हूं। इसी प्रकार मैथिली है, मैथिली बोली नहीं कहलाएगी। मेरा यह मानना है कि जिस भाषा का साहित्य है, जिस भाषा का व्याकरण है, वह भाषा जो है वह भाषा है, और जिसका साहित्य और व्याकरण नहीं है, कम परिधि में, कम क्षेत्रों में जो बोली जाती है, बोलने वाले लोगों की संख्या जिसमें कम होती है, वो भाषा जो है वो बोली कहलाती है। तो इस प्रकार भाषा के 3 चरण की बात आई, मूल भाषा, भाषा और बोली। तो इस प्रकार से हम भाषा के इस एक रूप को समझ पाए। इसी प्रकार से एक और प्रकार से हम भाषा को समझते हैं, जो कि इनके दूसरे रूप को हमारे सामने प्रकट करेगी। भाषा के इस अन्य प्रकार को इस ढंग से लें, और वह है भाषा मानव मात्र की भाषा, देश विशेष की भाषा, प्रांत विशेष की भाषा, वर्ग विशेष की भाषा और वैयक्तिक भाषा। भाषा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि पूरे विश्व के मूल में एक भाषा रही होगी, और दूसरों इसको इस ढंग से, ये तो एक मानवीय संदर्भ में हमने पूरे विश्व की एक भाषा की बात की, लेकिन हम इसको यह भी जानें कि ऐसा नहीं है कि पशु पक्षियों की भाषा नहीं होती।
पशु पक्षी में भी संप्रेषणीयता है, उनकी भी भाषा होती है। ये अलग विषय है कि उन भाषाओं का विश्लेषण इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत नहीं किया जाता। और यही कारण है कि अपेक्षया हम भाषा से भिन्न हम आ जाते हैं मानव मात्र की भाषा। जब मानव मात्र की भाषा की बातें की जा रही है तो इसका स्पष्ट मतलब है कि यह जहां पर कि पशु पक्षियों की भाषा का विश्लेषण नहीं होगा। तो भाषा जो कि सार्वभौम हुआ, जिसके अंतर्गत पशु पक्षियों की भाषाओं की भी चर्चा हो सकती है। इस मत पे कम से कम हमारी सहमति तो हो सकती है कि पशु पक्षियों की भी भाषा है, और चूंकि पशु पक्षियों की भाषा है तो इसीलिए हमने प्रथम बिंदु भाषा रखा, जिसपे किसी का कोई भेद विभेद नहीं है। अब है दूसरे प्रकार की भाषा, जिसमें कि हम जैसे हमने मानव मात्र की भाषा कही, जैसे ही मानव मात्र शब्द कहा तो स्वाभाविक है कि वहां पे पशु पक्षी जो है उसका परिगणन उस भाषा के अंतर्गत नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही हम तीसरे प्रकार की भाषा की बात कर रहे हैं, जहां पर की है देश विशेष की भाषा। स्थान विशेष ना करके हमने इसलिए देश यहां कहा कि यहां देश का मतलब ही है कंट्री, यहां देश का मतलब स्थान नहीं है। अर्थात रूस देश की अपनी भाषा होगी, अमेरिका की भाषा हो, इंग्लैंड की भाषा हो, फ्रांस की भाषा हो, स्पेन की भाषा हो, यूरोपियन कंट्रीज की भाषा हो, चाइना की भाषा हो, मैंडरिन। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हर देश ने अपने विज्ञान, अपने वोकल कॉर्ड्स, अपने फेशियल मसल्स, अपने जियोग्राफी, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार अपने को ढाला और तदनुसार उनके भाषा का विकास हुआ। और इसीलिए हमने हर देश की भाषा के लिए अलग विचार किया और इसलिए उसको नाम दिया देश विशेष की भाषा, प्रांत विशेष की भाषा। अब हम इसी जगह पर ले लें कि हम भारतीय संदर्भ मात्र में पहले समझें, लेकिन विश्व संदर्भ में भी समझा जा सकता है। विश्व संदर्भ यह है कि अगर इंग्लिश भाषा इंग्लैंड में बोली जाती है, अगर इंग्लिश भाषा अमेरिका में बोली जाती है, तो वहां के भी अलग अलग परिधि में उसी इंग्लिश में जो स्लैंग्स होते हैं, उसी इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशन उसमें डिफरेंसेस आते हैं। जिस प्रकार हमारे यहाँ हिंदी है, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग हिंदी है। दिल्ली की हिंदी भिन्न होगी, बिहार की हिंदी भिन्न है, उत्तर प्रदेश की हिंदी भिन्न है, हरियाणा की हिंदी भिन्न है, राजस्थान मध्य प्रदेश की हिंदी भिन्न है, लेकिन सबके मूल में वो हिंदी ही है। केवल स्थान विशेष के कारण जो शब्द और हमारे मुख से निकलने वाली जो उच्चारण है, उनके कारण उसमें हम परिवर्तन देखते हैं। तो प्रांत विशेष की भाषा भारतीय संदर्भ में भी इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हर प्रांत ने अपनी अलग अलग भाषा है, चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो असमिया हो, चाहे वो उड़िया हो, चाहे मराठी, गुजराती आदि हो, पंजाबी हो, और इसकी चर्चा पुनः पुनः हम करते रहे हैं। प्रांत विशेष की भाषा के बाद आ जाती है बातें वर्ग विशेष की भाषा। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि भारत वर्गों का देश है। वर्ग से तात्पर्य यहां पे मैं वर्ण नहीं कह रहा, वर्ग से तात्पर्य यहां पर एक क्लास की बात कर रहे हैं। और तदनुसार हाँ ठीक है, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनकी भाषा, डॉक्टरों की भाषा, इंजीनियर की भाषा, ये सारी की सारी अपनी भाषा होती है। अर्थात हम एक ही मनुष्य एक ही भाषा को बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन जब वही घर में हम बोलते होंगे तो हमारे मुख से अगर मेरी वृत्ति डॉक्टर की है तो डॉक्टर वाली शब्दावली प्रयोग में होगा, अगर मैं लैंग्वेज से हूं तो मैं लिटरेचर वाली भाषा का प्रयोग करता हूं, या अगर कोई किसी भिन्न क्षेत्र में कार्य करने वाले हैं, कोई व्यवसाय में है। हम आप सभी जानते देखते हैं कि जो बस यात्री आदि, जो बस कंडक्टर आदि की भाषा है, उनकी भाषा के लहजे देखिए, या उसी में चढ़ने वाले अलग अलग देशकोश में जो व्यक्ति होते हैं उनकी भाषा देखिए। तो इसीलिए वर्ग विशेष की भी भाषा होती है, और ये डिनाई हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से इजीली बात कर लेता है किसी रोगी के विषय में, और हम आप नहीं समझ पाते। हम आप केवल वहां पर एक जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखते रहते हैं कि डॉक्टर ने क्या बात की और क्या इसका निहितार्थ है। इसी तरह व्यवसाय के क्षेत्र में अब व्यवसायियों की भाषा 1 मिनट में सॉल्व हो जाती है और हम जूझते रह जाते हैं कि इन्होंने क्या आपस में बात की। तो इस प्रकार से भी भाषा का विश्लेषण होता है। और एक है वैयक्तिक भाषा। यह वैयक्तिक भाषा जो है, ये मनुष्य स्वयं अपनी प्रतिभा से अपनी भाषा का विकास करता है, अपनी भाषा का विस्तार करता है। इसीलिए यह क्या है, इसे वैयक्तिक भाषा कहते हैं। हम किस संस्कार में हमने क्या एडॉप्ट किया, किस प्रकार आप ने अपने को किस रूप में प्रस्तुत करना है,
तदनुसार हम अपनी शब्दावली गढ़ लेते हैं, हम अपनी विनम्रता गढ़ लेते हैं, हम अपना शिष्टाचार गढ़ लेते हैं अपनी भाषा में। तो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए भी मनुष्य एक स्वयं में अपनी एक भाषा कर लेता है। भले ही वह हिंदी ही या इंग्लिश ही क्यों ना बोल रहा हो, लेकिन उनके जो लहजे होते हैं, उनके जो तरीके होते हैं उसी भाषा की प्रस्तुति की, तभी हम बात कर लेते हैं ना, बड़े लखनवी अंदाज में बोलता है वो। तो अस्तु ये भाषा के कुछ जो है अलग अलग स्वरूप हैं, फीचर्स हैं, नेचर्स हैं। और मित्रों, इन्हीं सारी प्रकृति के कारण ये कहा जाता है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, यानी वाणी भी एक निश्चित क्षेत्र के आधार पर अपने आप को, भाषा भी अपने निश्चित सीमा के बाद अपने स्वरूप को परिवर्तित कर लेती है। एक ही प्रदेश में अगर आप मात्र उत्तर प्रदेश की भाषा पर विश्लेषण करें तो वहां पर जो बोली जाने वाली भोजपुरी है, वहां उस भोजपुरी के भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग रूप होंगे। इसी प्रकार यदि वहां पर अवधी या ब्रज भाषा बोली जाती है तो उस अवधी ब्रज बोलने वाले लोगों में भी अलग अलग प्रकार की प्रकृति बन जाती है। तो यह भाषा की विशेषता है। अस्तु, लेकिन इस सब के बावजूद भाषा का एक अपना महत्व है और उस महत्व को नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। दंडी ने काव्यादर्श में कहा है कि वाचामेव प्रसादेन वर्तते लोक यात्रा, अर्थात ये लोक यात्रा प्रवर्तते, कि ये वाणी है, ये भाषा है जिसकी कृपा से हमारी जो है ये लोक यात्रा हमारी चलती है, ये जीवन यात्रा चलती है हमारी। अगर भाषा नहीं होती तो इदमंध तमः कृत्स्नम जाये तब भुवनत्रयम, ये पूरा का पूरा विश्व, पूरा संसार जो है वो अंधकारमय होता। इसलिए यदि शब्दा वयम ज्योतिरा संसारम न दीप्यते, ये भाषा रूपी अगर प्रकाश नहीं होता, भाषा रूपी अगर ये दिया नहीं होता तो ये संसार प्रकाशित नहीं होता। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना। कोई अगर किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो आप उसे जरूर हम तक संप्रेषित करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।